धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आर्यन केस से जुड़े हुए अपडेट्स का ताजा बुलेटिन एक बार फिर से आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज का पूरा बुलेटिन 4 हिस्से में आपके सामने रखूंगा। पहले हिस्से में बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हुआ करते हैं और इन्होंने बड़ा दावा किया था कि नवाब मलिक तो फुलझड़ी फोड़ रहे हैं, मैं दीपावली के बाद बम फोड़ूंगा। लेकिन जब बम फोड़ा तो फुस्सी बम निकला और उस बम के जवाब में जब हाइड्रोजन बम नवाब मलिक ने फोड़ा तो ये गायब हो गए गाली गलौज करते हुए। उनसे जुड़ा हुआ क्या अपडेट आ रहा है वो खबर के पहले हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा खबर के दूसरे हिस्से में चलेंगे परमवीर सिंह से जुड़ी हुई खबरों की तरफ और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर ईडी से लेकर और चार्जशीट दाखिल होने तक बहुत कुछ हुआ है परमवीर सिंह के खिलाफ या परमवीर सिंह से जुड़ा बहुत कुछ सामने आ रहा है। इसके अलावा खबर के तीसरे हिस्से में बात करेंगे केपी गोस्वामी को लेकर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर को आर्यन खान के पास गांजा तो नहीं पकड़ा गया लेकिन उसके साथ एक गंजा जरूर पकड़ा गया था। तो उस गंजे से जुड़ा हुआ क्या अपडेट है, यानी कि केपी गोस्वामी से जुड़ा हुआ क्या अपडेट है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे खबर के चौथे हिस्से में नवाब मलिक को लेकर, क्योंकि नवाब मलिक ने फिर से एक बार समीर वानखेड़े को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। बता दें आपको 25 नवंबर को हाईकोर्ट आदेश दे चुका है कि नवाब मलिक 9 दिसंबर तक होने वाली सुनवाई से पहले समीर वानखेड़े को लेकर कोई नया खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने आज एक बड़ा खुलासा कर दिया है। तो इससे कई सारे सवाल पैदा हो गए हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि उन्होंने क्या खुलासा किया है। तो खबर के चौथे हिस्से में इसको आपके सामने रखूंगा। अभी चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो सरकार बनवाने में या बनाने में भाजपा की महाराष्ट्र के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसी के चलते उनके खिलाफ पार्टी में भी विरोध के सुर उभरने लगे। उस पर कभी और रोशनी डालेंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आई है वो है नागपुर की कोर्ट से। नागपुर की कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, यानी कि चार्ज फ्रेम कर दिया है। किस मामले में चार्ज फ्रेम कर दिया वो थोड़ा सा जान लीजिए। 2014 में जब चुनाव लड़ा देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा का, तो उस चुनाव में उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था, तमाम लोग दाखिल करते हैं एफिडेविट, हलफनामा, शपथ पत्र, तो उसमें उन्होंने अपने ऊपर दर्ज कुछ आपराधिक मामले छुपा लिए थे। इसी को लेकर एक एडवोकेट हैं जिनका नाम है सतीश उके, उन्होंने ये मामला अदालत में डाला, जिस पर अदालत ने अब चार्ज फ्रेम कर दिया, आरोप तय कर दिए हैं। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस का जो पक्ष आया वो ये कि नहीं, मैं बेकसूर हूं। अदालत आरोप तय कर रही है, अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। वैसे बता दें आपको, आरोप तय करने से कोई आदमी आरोपी नहीं हो जाता है, दोषी नहीं हो जाता है, मतलब आरोपी तो हो जाता है। बाद में ट्रायल चलता है, उसके बाद उसको दोषी ठहराया जाता है या वो निर्दोष साबित हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। तो बता दें ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई राहत नहीं मिल पाई थी। अब फिर से एक बार इस केस का ट्रायल शुरू हुआ है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, आगे आने वाला वक्त बताएगा। अभी चलते हैं परमवीर सिंह से जुड़ी हुई खबरों की तरफ। परमवीर सिंह वो शख्स जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन जैसे ही उसको मुंबई के पुलिस कमिश्नर से हटाकर डीजी होमगार्ड बना दिया, बस उसके 4 दिन बाद ही उसने एक बड़ा खुलासा कर दिया। उसने कहा सचिन वाजे नाम का एक इंस्पेक्टर, उसके जरिए गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए महीना की उगाही कर रहे थे। और इस बड़े खुलासे से पूरी राजनीति में महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक हंगामा मच गया। और आज स्थिति यह है कि अनिल देशमुख गृह मंत्री का पद तो गवा चुके हैं, जेल में भी पड़े हैं, उनके बेटे के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वही परमवीर सिंह, जब उनके खिलाफ जांच शुरू हुई, मुकदमे दर्ज हुए, तो भाग गए, गायब हो गए, उनको भगोड़ा घोषित किया गया और उनके घर की कुर्की करने का आदेश जारी कर दिया गया, जिससे बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को उन्हें बड़ी राहत दे दी। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा। तो उन्हीं से जुड़ा हुआ पहला अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है परमवीर सिंह की उस अर्जी पर, जिसमें वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए और उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो सब रद्द कर दिए जाएं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि इनके खिलाफ अभी किसी भी मामले में कोई चार्जशीट दाखिल ना की जाए। बता दें आपको, परसों इनके खिलाफ एक मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अभी इनके मामले में चार्जशीट दाखिल ना की जाए।
इसके अलावा जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब कर लिया। अभी तक यही जानकारी है जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसे ही तमाम जो सुनवाई का प्रोसीजर का पूरा लेखा जोखा वेबसाइट पे अपलोड होगा उसके बाद हम आपको और चीज़ों से भी रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो महाराष्ट्र सरकार है उसने भी अपना पक्ष रखा था। बाकायदा हल्फनामा यानी कि शपथ पत्र देकर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि परमबीर सिंह को विसल ब्लोअर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसने जो खुलासा किया है, इसने जो आरोप लगाया है वो तब लगाया जब इसको पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया और इसको डीजी होमगार्ड बना दिया। अगर ये इतना ही बड़ा विसल ब्लोअर था तो ये पहले से कोई खुलासा करता, पहले से तो इसने कोई खुलासा नहीं किया, इसलिए इसको विसल ब्लोअर नहीं माना जा सकता। और इसको जो सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है कि इसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, गिरफ्तारी पे इसकी रोक लगा दी है फिलहाल, और तमाम चीज़ों में भी इसको राहत देने की जो बात चल रही है वो सब खारिज की जाए और इसकी पिटिशन को भी रद्द कर दिया जाए। ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। इसके अलावा जो यहाँ के डीजीपी हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से एक शपथ पत्र दाखिल किया है। संजय पांडे उनका नाम है। उन्होंने कहा कि जो आरोप परमबीर सिंह ने उन पर लगाया है कि महाराष्ट्र के डीजीपी ने कहा कि चलो तुम्हारा सरकार से समझौता करा देता हूं, वो कह रहे हैं ये आरोप सरासर झूठा है, मैंने कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की। यह अलग बात है कि परमबीर सिंह ने मुझसे संपर्क किया था तो मैंने उनसे ज़रूर बात की थी कि आ जाओ, जाँच का सामना करो, जो भी होगा अब तुम अपना पक्ष रखो। ये तमाम चीज़ें उन्होंने अदालत में कही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अगली तारीख को इस पूरे मामले में होता क्या है। इसके अलावा अगला अपडेट आपके सामने रखें तो वो ये कि ईडी ने परमबीर सिंह से पूछताछ की है। करीब 5 घंटे तक ईडी ने परमबीर सिंह से पूछताछ की है, क्योंकि परमबीर सिंह पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने संजय वाजे के साथ मिलकर जो है एक नेटवर्क चला रखा था उगाई का, जिसे आप मनी लॉन्ड्रिंग भी कह सकते हैं। तो 5 घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ईडी 3 सम्मन पहले जारी कर चुका था, लेकिन 3 सम्मन जारी करने के बाद भी परमबीर सिंह जो है ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे। वो तो किसी के सामने भी हाजिर नहीं हो रहे थे, भगोड़ा हो गए थे। घर की जब कुर्की की नौबत आई तब जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब जाके जाँच में जो है वो एक तरीके से सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं वो सहयोग कर रहे हैं या जो हाजिर होने के बाद जाँच को ही डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक समय तक जो आदमी मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा उसके 10 जगह संबंध तो हो ही सकते हैं। खैर छोड़िए, इस पे कभी और बात करेंगे। पर कुल मिला के ये कि ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की और माना जा रहा है कि फिर से परमबीर सिंह को ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके अलावा परमबीर सिंह के खिलाफ एक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। ये बता दें आपको 5 केस दर्ज हैं परमबीर सिंह के खिलाफ। 4 मुकदमों में अभी जांच चल रही है, उनमें चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगा दी है। लेकिन ये चार्जशीट जो है वो ज़रूर दाखिल हो चुकी है और इसमें जो कहा गया है वो ये कि सचिन वाजे के साथ मिलकर परमबीर सिंह जो है उगाई का एक नेटवर्क चला रहा था और सचिन वाजे जो है परमबीर सिंह को नंबर 1 कह के बुलाया करता था और दूसरे अधिकारी को नंबर 1, नंबर 2 और किसी को कुछ इस तरीके से कह के बुलाया करता था। ये तमाम चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही है। 75% हिस्सा अपने पास रखता था, 25% हिस्सा जो है सचिन वाजे को दिया करता था। गोरेगांव अदालत के अंदर जो है ये चार्जशीट दाखिल की गई है। इसके अलावा और जो मुकदमे हैं उनकी जांच चल रही है और उसमें चार्जशीट अभी नहीं की गई है। तो ये बड़े अपडेट जो हैं वो हैं परमबीर सिंह से जुड़े हुए। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आर्यन केस में जो एक 17वां आरोपी था, जो विदेशी था, जिसको ड्रग सप्लायर बताया गया था, उसको निचली अदालत से ही जमानत मिल गई है। देखिए यहाँ हम 2 लोगों की बात करेंगे, केपी गोसावी की, एक जिसको जमानत मिली है उसकी। तो सबसे पहले जिसको जमानत मिली है उसकी बात कर लेते हैं। 17वें आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नाइजीरियन नागरिक को आखिर एनडीपीएस जो स्पेशल कोर्ट है उसने जमानत दे दी, यानी कि इसको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी नहीं जाना पड़ा, इसको तो हाई कोर्ट भी नहीं जाना पड़ा, निचली कोर्ट से ही इसको जमानत मिल गई। ये एनसीबी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। एनसीबी कह रही थी कि ये एक ड्रग सप्लायर है, लेकिन इसके वकीलों ने कहा साहब 18 ग्राम तो इसके पास से सारी बरामद हुई है और 18 ग्राम जो है वो नॉन कमर्शियल जो ऑफेंस में आती है। भाई बेच थोड़ी सकता है, 18 ग्राम तो आदमी अपने पीने के लिए रख लेगा। इस तरीके की चीज़ें जो है वो कही गई हैं। तो ये बेच कहाँ से रहा था, ये सप्लाई कहाँ से कर रहा था, इसको कमर्शियल एक्टिविटी में नहीं रखा जा सकता है। अदालत ने इनकी दलील को सुन लिया, एनसीबी को झटका दिया और 17वें आरोपी जो हैं उनको भी जमानत दे दी, जिसका नाम है ओकारो ओजामा। ये नाइजीरियन नागरिक है। इसको 17वें आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया था 2 अक्टूबर को आर्यन खान
मुनमुन धनेजा, अरबाज शेख मर्चेंट समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद लेकिन अब इसको भी जमानत मिल गई है। तो एनसीबी की थ्योरी यहां भी टाँ फिश सी साबित हुई है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं केपी गोसावी को लेकर। केपी गोसावी आजकल पालघर पुलिस की कस्टडी में है, यानी कि रिमांड में। उसको ठोक पीट रहे हैं, पूछ रहे हैं उसे जो भी कुछ कर रहे होंगे। इसको 8 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें इसको सबसे पहले पुणे पुलिस ने रिमांड पर लिया था। 28 अक्टूबर को पुलिस के हत्थे चढ़ा था, जिसके बाद जो 9-10 दिनों तक ये लगातार पुणे पुलिस की रिमांड में रहा था। पालघर पुलिस ने इसको रिमांड पे लिया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पुणे के 2 अलग अलग थाने हैं, जहाँ पे लश्कर एक थाना है और इसके अलावा फर्श खाना एक थाना है। वहाँ की पुलिस भी अलग अलग इसको अपने केसों में रिमांड पर ले चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि एनसीबी की जो विजिलेंस टीम जांच कर रही, वो आखिर इसको कब रिमांड पे लेगी, वो इससे कब पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ की जो पुलिस इसका वारंट लेके घूम रही है, वो आखिर इसको कब रिमांड पे लेगी। इसके अलावा जो एक एसआईटी बनाई गई है संजय सिंह आईपीएस के नेतृत्व में, जिसको 6 मुकदमे दिए गए हैं आर्यन खान, समीर खान से जुड़े हुए, वो कब इसका रिमांड लेगी और इससे पूछताछ करेगी। क्योंकि इसी का बॉडीगार्ड था प्रभाकर सैल, जिसने खुलासा किया कि 25 करोड़ रुपए के लिए फंसाया गया आर्यन खान को। 18 करोड़ में डील की जा रही थी। 8 करोड़ रुपए जो है समीर वानखेड़े को दिए जाने थे और 10 करोड़ रुपए खुद रखे जाने थे और 50 लाख रुपए आ भी चुके थे। उसी के बाद इस पूरे मामले में सब कुछ तस्वीर जो है बदल गई। अब बात कर लेते हैं नवाब मलिक की। देखिए, आज है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। तो इस मौके पर बहुत सारे लोग चैत्य भूमि जाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं, अपने श्रद्धा सुमन पेश करते हैं। तो इसी दौरान एक तस्वीर उभर के आई कि समीर वानखेड़े भी वहां पहुंचा है। जी हाँ, वही अफसर जिस पर दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं कि वो पहले मुसलमान था, फिर कैसे करके उन्होंने अपना जो है एससी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, यूपीएससी में बैठ गया और यूपीएससी में एक आईआरएस अफसर बनने के बाद से वो मजे कर रहा है, यहाँ नौकरी कर रहा है, वहाँ नौकरी कर रहा है और उस पर दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं कि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, उसको तलाक दे दी और आजकल उसकी पत्नी जो है क्रांति रेडकर, जो एक फिल्म एक्ट्रेस भी है, वो बनी हुई है। तो उसके तमाम चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं। वही समीर वानखेड़े जो है चैत्य भूमि पर नजर आता है। तो उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद पत्रकार नवाब मलिक से पूछ लेते हैं। एबीपी माजा की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि उन्हीं के माइक पे खबर ली गई है और उन्होंने महाराष्ट्र की जो भाषा है उसी में, जो मराठी भाषा है उसी में उन्होंने जवाब दिया है, इसलिए हम वीडियो आपके सामने नहीं रख रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो उन्होंने कहा है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई मैंने तो इसे नमाज पढ़ते हुए देखा है, चैत्य भूमि पे तो कभी जाते हुए नहीं देखा, पहली बार ये चैत्य भूमि पर नजर आ रहा है। तो उन्होंने चैत्य भूमि पर नजर आने वाले समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा एक संगठन है जिसका नाम है भीम शक्ति रिपब्लिकन सेना। उस संगठन ने वानखेड़े के चैत्य भूमि पर नजर आने पर सवाल उठाए और कहा है कि उसको चैत्य भूमि पर आने का कोई अधिकार नहीं है। सुन लीजिए उनकी जबानी। यानी समीर वानखेडेंना नैतिक अधिकार नाहीये बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्याचा। त्याचं कारण काय माहित आहे काय? जर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करायचं असेल तर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेवरती प्रत्येक शिक्षित माणसांनी त्या ठिकाणी चाललं पाहिजे। कारण का बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की मला शिकलेल्या लोकांनी मला धोका दिलेला आहे, माझ्या समाजाचे शिकलेल्या लोकांनी हाल केलेले आहेत आणि आम्ही सांगतो की आजच समीर वानखेडेला अशी काय गरज भासली की चैत्यभूमीवर येण्याची। सुन लिया आपने। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नवाब मलिक ही समीर वानखेड़े के खिलाफ जो है कुछ बोलते हैं या सवाल खड़े करते हैं। बहुत सारे और भी लोग हैं जो दलित समाज से जुड़े हुए संगठन हैं, वो भी समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं और चैत्य भूमि पर उसके नजर आने से वो खासे नाराज हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को आदेश दिया था कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े से जुड़े हुए किसी भी मामले में कोई खुलासा नहीं करेंगे, तो क्या इसे खुलासे के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, इसको खुलासे के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि नवाब मलिक ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं रखी है, कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया है, कोई वीडियो जारी नहीं किया है। अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस पर एक रिएक्शन दे दिया और वो भी एक जो चैनल है एबीपी माजा उसके माइक पर, कैमरे पर दिया है। अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। शायद इसके वजह से वो बच जाएं जो 9 दिसंबर को सुनवाई होने जा रही है। वरना हो सकता है समीर वानखेड़े और उसका परिवार इस बात को भी अदालत के अंदर एक बड़ा मुद्दा बना ले, क्योंकि पत्नी तो पहले ही कह चुकी है कि दाऊद इब्राहिम के साथ नवाब मलिक की फ़ोटो जारी कर दूंगी। ये प्रोपेगेंडा जो है नवाब मलिक ने मेरे खिलाफ झूठा चलाया है और वो इस मामले को लेकर साइबर सेल में एक शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं और इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी जाएंगी। जो सुनवाई चल रही है उसमें जो भी होगा
आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे, तमाम चीज़ों को समेट कर। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।